हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर ऑल्टरनेटर से रिलेटेड वोल्टेज रेगुलेशन समझ रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेशन की डिफरेंट मेथड्स मैंने बताई थी, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, एमएमएफ मेथड और पोटियर ट्रायंगल मेथड, जिसमें से सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड की थ्योरी मैंने समझा दी है और एमएमएफ मेथड की थ्योरी समझा दी और सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड का मैंने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा दिया। आज मैं आपको एमएमएफ मेथड का भी प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रही हूँ। एमएमएफ मेथड को ही एम्पियर टर्न्स मेथड भी बोला जाता है और ये वाली मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होती है। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड जब मैंने समझाई थी उसके बाद मैंने आपको रीजंस दिए थे कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में हमें जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, इस वजह से उस मेथड को हम पेसिमिस्टिक मेथड कहते हैं। और वोल्टेज रेगुलेशन क्यों ज़्यादा मिलता है उसके रीजंस भी मैंने आपको बताए थे। फिर एमएमएफ मेथड समझाई थी, तो वो मेथड बहुत एक्यूरेट होती है। थोड़ा बहुत एक्चुअल डायरेक्ट मेथड जो होती है वोल्टेज रेगुलेशन मेथड मेजर करने की, उससे कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस डायरेक्ट मेजर्ड वोल्टेज रेगुलेशन और एमएमएफ मेथड से मेजर्ड वोल्टेज रेगुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर काफ़ी नियर अबाउट होती है एमएमएफ मेथड या एम्पियर टर्न्स मेथड। अब आपको लगेगा एम्पियर टर्न्स क्यों बोल रही, तो बेटा एमएमएफ ही एम्पियर टर्न्स भी होता है, हम ट्रांसफार्मर के टाइम से समझते आ रहे हैं। तो इस मेथड को एमएमएफ मेथड बोलो या एम्पियर टर्न्स मेथड बोलो, बात एक ही है। एम्पियर टर्न्स मतलब करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स को हम एमएमएफ बोलते हैं, और यही करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन एमएमएफ होता है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करने का कारण होता है। और फ्लक्स अगर वेरिंग होगा, टाइम के साथ बदल रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा कंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में, तो उन कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ये ईएमएफ अपने कारण का मतलब फ्लक्स का या एमएमएफ का हमेशा 90 डिग्री से ईएमएफ लैग करता है। ये सारी बातें समझा चुकी हूँ मैं। आज मैं फिर से ये सब इसलिए बोली हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। तो चलिए हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 6600 volts alternator gave the following test results। एक 6600 volts रेटेड टर्मिनल वोल्टेज 6600 वाला एक ऑल्टरनेटर है जिसमें ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म की, मतलब आर्मेचर टर्मिनल्स को ओपन रखा और फील्ड एक्साइटेशन वैरी किया। तो अलग अलग वैल्यूज जो ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज की मिली, वोल्टमीटर से रीड आउट किया पर फेज का। तो हमें अब ये ओसीसी कर्व जो प्लॉट हुआ है वो पर फेज बेसिस पर ही प्लॉट हुआ है, ये क्वांटिटीज पर फेज की ही है, ये मानते हुए चल रही हूँ मैं बेटा। तो इन क्वांटिटीज में जब मैंने फील्ड एक्साइटेशन 16 एम्पियर से लेकर 70 एम्पियर्स तक बदला, तो आर्मेचर का पर फेज का वोल्टेज आपको 3100 से लेकर 8300 तक वेरिएशन आपको मिला। तो मैंने एक्स एक्सिस पर फील्ड एक्साइटेशन ले लिया है और वर्टिकल एक्सिस पर मैंने ओपन सर्किट वोल्टेजेस ले लिए हैं। स्केल मैंने फॉलो की 1000 to 9000 के बीच में और यहाँ पे 10 to 70 के बीच में करंट को लेकर। तो करस्पॉन्डिंगली इन डॉट्स को हमने यहाँ पर लोकेट कर लिया है और फिर मैंने कर्व इन डॉट्स को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ कर लिया है। अब a field current of 22 amperes is found necessary to circulate full load current on short circuit of the armature। मतलब फील्ड एक्साइटेशन फुल लोड आर्मेचर करंट को बहाने के लिए कितना जरूर 22 एम्पियर्स का, पर यहाँ पे हमें फुल लोड आर्मेचर करंट दिया ही नहीं है, ना ही हमारे पास कोई इनडायरेक्ट तरीका है इसको पता करने का। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमें रेटेड पावर नहीं देकर रखी ऑल्टरनेटर की। अगर रेटेड पावर दी होती तो रेटेड पावर और 6600 वोल्ट्स को यूज़ करके मैं फुल लोड आर्मेचर करंट निकाल लेती, पर मेरे पास कोई तरीका नहीं, तो मैं फुल लोड आर्मेचर करंट को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ रख रही हूँ। आगे जाके जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ करूँगी, या तो वेरिएबल के साथ यूज़ करूँगी या दूसरे तरीके से। मैं समझाती हूँ क्या है वो। फिर आपसे कहा है कैलकुलेट द फुल लोड रेगुलेशन। आपको फुल लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है और लोड कितना है, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग का। ये नेचर ऑफ द लोड है। किन किन मेथड से, एम्पियर टर्न मेथड या एमएमएफ मेथड से फाइंड करना है, साथ में द सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ऑल्सो, मतलब दो मेथड से आपको वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है। एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, कमेंट ऑन रिजल्ट्स बाय कंपेयरिंग बोथ। दोनों के रिजल्ट्स को देखो, कंपेयर करो और कमेंट करो। ऐसा भी हमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा अगर ये एग्जाम में सॉल्व करने को आता है इस टाइप से, या कमेंट करने को आता है तो मैं सॉल्व करती हूँ सबसे पहले एम्पियर टर्न्स मेथड से, एमएमएफ मेथड से। एम्पियर टर्न मेथड्स को मैं रिवाइज कर देती हूँ यहाँ पर। वो ये है कि सबसे पहले हम टर्मिनल वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करते हैं और उससे जैसे भी नेचर का लोड है, अगर लैगिंग लोड है तो करंट आए को मैं उससे लैगिंग
पावर फैक्टर एंगल पर ड्रॉ कर ले रही, तो फाई एंगल मैं मानकर चल रही जो कि कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 होगा, क्योंकि पावर फैक्टर कितना दिया लैगिंग 0.8, तो फाई की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 होगी। तो मैंने कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 36.87 डिग्रीज होता है, तो उतने पे मैंने करंट ड्रॉ कर लिया। अब वोल्टेज के आगे मुझे IaRa ड्रॉ करना पड़ेगा, पर चूंकि IaRa की वैल्यू यहाँ नहीं दी हुई तो हम उसे निगलेक्ट करके चलेंगे। IaRa होता तो मैं यहाँ करती और फिर इस O को मैं IaRa के टिप से ज्वाइन करती तो मुझे E डैश मिलता, पर चूंकि IaRa ही नहीं है तो E डैश और कुछ नहीं होगा, VT ही होगा। तो कुछ समस में जहाँ पर RA निगलेक्ट करके चलना है वहाँ पर ET ही E डैश होता है। और E डैश क्या है मैं बता चुकी हूँ। अगर मेरी KVL इक्वेशन जो है ऑल्टरनेटर पर फेज की E इज इक्वल टू VT प्लस IaRa प्लस JIXS जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों को मिला के हमारा E डैश बनता है, इन दोनों को मिला के E डैश बनता है। पर चूंकि अभी IaRa है ही नहीं, RA 0 है तो IaRa भी 0 होगा, तो सिर्फ VT ही क्या हो जाएगा, E डैश हो जाएगा। और JIXS को मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब E डैश हमारा लोकेट हो गया तो E डैश से 90 डिग्री पर मैं E डैश को प्रोड्यूस करने वाला MMF बना लूंगी या फ्लक्स बना लूंगी। तो मुझे MMF मालूम है, और MMF क्या होता है, फील्ड करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग मतलब NF। तो फील्ड करंट इनटू NF को मैं 90 डिग्री पर बना लूंगी E डैश से, तो वो मैंने बना लिया IF1 90 डिग्री पर E डैश से, ठीक है। और दूसरा ये जो है E डैश को प्रोड्यूस करने में काम आ रहा है IF1 या IF1 इंटू NF, ऐसा मैं बोलूं। IF1 की एनर्जी देते हैं जब हम फील्ड सर्किट में मतलब एक्साइटेशन हम IF1 करंट बहा के देते हैं, तो MMF जो प्रोड्यूस होता है फील्ड वाइंडिंग में वो IF1 इंटू NF होता है। वो IF1 इंटू NF ही है जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है रोटर फील्ड वाइंडिंग में। वो फ्लक्स घूम रहा है क्योंकि रोटर को हम घुमा रहे हैं, वो घूमता हुआ फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग्स को कट कर रहा है, तो आर्मेचर वाइंडिंग्स के अक्रॉस EMF इंड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर E डैश प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, IF1 की वजह से। और कितना है E डैश, यहाँ पर देखें तो मैं क्वांटिटी OCC से देख लूंगी, तो E डैश के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे कुछ भी क्वांटिटी E डैश की सपोज इतनी मिलती है तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि इतना IF1 होगा, जबकि अभी ऐसा नहीं है, मैं समझाऊंगी बेटा क्वांटिटीज के साथ। तो E डैश कितने फील्ड एक्साइटेशन के साथ डेवलप हुआ है उतना फील्ड एक्साइटेशन उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ से रीड कर लेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि E डैश को प्रोड्यूस करने में कितनी एनर्जी लग रही है। साथ में अगर मेरा फुल लोड करंट बहता है आर्मेचर साइड में शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, तो उसको प्रोड्यूस वो फुल लोड करंट प्रोड्यूस करने के लिए रोटर साइड में फिर से मुझे शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कितना फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ेगा ताकि फुल लोड करंट शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फ्लो हो जाए। तो यहाँ पर हमें देकर रखा है कि 22 एम्पियर्स का जब एक्साइटेशन हम देते हैं फील्ड एक्साइटेशन शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, तो फुल लोड करंट बह जाता है, जो कि मुझे नहीं मालूम आया, FL मानकर चल रही हूँ, यहाँ भी मैंने यही कहा था। तो फुल लोड करंट 22 एम्पियर्स इंटू NF फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इतने MMF की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स पूरा का पूरा आर्मेचर रिएक्शन डेवलप करने में जा रहा है, और यही वो आर्मेचर रिएक्शन है। तो IF2 इसको डेवलप कर रहा है, IF1 E डैश को डेवलप कर रहा है। तो अब जब मैं लोडेड कंडीशन में टर्मिनल पर E डैश EMF डेवलप करना चाहूंगी और साथ में IXS टर्मिनल पर नहीं, मैं IaRa प्लस VT इतना डेवलप करना चाहूंगी, तो IaRa प्लस VT, अब यहाँ पर RA नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी। टर्मिनल वोल्टेज E डैश के बराबर प्रोड्यूस करने के लिए मुझे फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ेगा 37 पॉइंट, क्योंकि हमारा टर्मिनल वोल्टेज 6600 का, तो 37.5 एम्पियर्स का फील्ड एक्साइटेशन फील्ड वाइंडिंग में लगेगा, जो कि E डैश डेवलप करेगा 6600 का। और इसको डेवलप करने में फुल लोड शॉर्ट सर्किट करंट या आर्मेचर रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड एक्साइटेशन फुल लोड में डेवलप होने वाले आर्मेचर रिएक्शन को कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, कितना फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ रहा है, तो 22 एम्पियर्स का फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ रहा है। मतलब इसको डेवलप करने के लिए ये एनर्जी लग रही है, इसको डेवलप करने के लिए ये एनर्जी लग रही है, मतलब E को डेवलप करने में इन दोनों एनर्जीज का फेजर सम या इन दोनों MMFs का फेजर सम या इन दोनों करंट्स का फेजर सम लगेगा। ये मैं सारा एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ,
प्लीज़ आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें सारा एक्सप्लेन किया है कि VT-IARA को प्रोड्यूस करने में कितनी एनर्जी लगती है, IF1 के करस्पॉन्डिंग IXS को प्रोड्यूस करने में कितनी एनर्जी लग रही, IF2। आपको अगर समझना है कि IF2 ही क्यों ये एनर्जी लग रही है, IF2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्यों लग रही है IXS फुल लोड में जनरेट करने के लिए, या ई डैश को डेवलप करने के लिए IF1 ही एनर्जी क्यों लग रही है, IF1 के करस्पॉन्डिंग क्यों लग रही है। तो आप मेरा OCC कर्व प्लॉट करने वाला वीडियो देखिएगा, आप मेरा SCC कर्व को प्लॉट करने वाला वीडियो देखिएगा। आप साथ में उन दोनों से जो मैंने इंटरवेंशंस निकाले, दोनों कर्व्स में मैंने हस्तक्षेप करके अलग अलग इंफॉर्मेशन विड्रॉ किए, वो वाला वीडियो देखिएगा। और साथ में मेरा लास्ट जो MMF मेथड समझाने वाला, वोल्टेज रेगुलेशन समझाने वाला जो मेरा वीडियो था वो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसको प्रोड्यूस करने की एनर्जी ये है फील्ड एक्साइटेशन, इसको प्रोड्यूस करने की एनर्जी ये है फील्ड एक्साइटेशन, और इन दोनों को एक साथ प्रोड्यूस करना है तो इन दोनों के फेजर सम से हमें कितना वोल्टेज जनरेटेड मिलेगा वाइंडिंग के अक्रॉस E। ये है टारगेट हमारा, पूरा का पूरा वोल्टेज रेगुलेशन पता करना, मतलब E पता करना होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। VT रेटेड 6600 है, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, 37.5 एम्पियर्स, मतलब IF1 की वजह से। यहाँ देखूँ तो 37.5 ये वाला है, ये 37.5 है इतना, तो 37.5 के करस्पॉन्डिंग कितना है, 6600 वोल्ट्स, इतना ये कर्व पर मिल रहा है। और वो सीधे सीधे दे कर रखा है बेटा हमें कि 6600 वोल्ट्स ओपन सर्किट कंडीशन में डेवलप करना है तो रोटर साइड में आपको इतना फील्ड एक्साइटेशन देना ही पड़ेगा। ठीक, वो हो गया। अब IF2 कितना है, फुल लोड करंट अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में बहाना है तो 22 एम्पियर्स का आपको फील्ड एक्साइटेशन देना पड़ेगा। अब मेरे पास SCC ड्रॉ करने के लिए IF2 की IAFL की वैल्यू दी होती और IF2 तो दिया ही हुआ है तो मैं प्लॉट कर पाती, पर मुझे IAFL की वैल्यू नहीं दी हुई, तो अंदाजन मैंने इस वर्टिकल एक्सिस पर इतने को IAFL ले लिया है। और IAFL का अकरेंस कितनी एनर्जी पर, और 22 एम्पियर्स की, मतलब रोटर साइड में 22 एम्पियर्स का करंट बहाने पर फील्ड एक्साइटेशन देने पर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कितना आर्मेचर में करंट बहता है IAFL। मुझे नहीं मालूम ये क्वांटिटी कितनी है, मैं आगे जाके इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करूँगी, बताऊँगी कैसे इवैल्यूएट करा है। ठीक, अब मेरे पास इंफॉर्मेशन है 6600 वोल्ट्स को डेवलप करने के लिए 37.5 एम्पियर्स लग रहा है फील्ड एक्साइटेशन, और JIAXS फुल लोड पे डेवलप करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, IF2 मतलब 22 एम्पियर्स की। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसा पहले बताया था VT 6600 cos इनवर्स 5 मतलब 36.87 एंगल पर IA ड्रॉ कर लूँगी। E डैश जो VT इक्वल टू E डैश है 6600, उससे 90 डिग्री पर मैं IF1 ले लूँगी। कहाँ से मुझे मिल रहा है, OCC की रीडिंग से मुझे 6600 के करस्पॉन्डिंग 37.5, तो ये वाला जो फेज़र होगा ये 37.5 के करस्पॉन्डिंग होगा। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में IA कितना बह रहा है, IAFL जो होगा उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री पर मुझे IF2 मिलेगा। ये वो फील्ड एक्साइटेशन है जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फुल लोड आर्मेचर करंट बहा रहा है। तो हर हाल में फील्ड एक्साइटेशन, चाहे ओपन सर्किट कंडीशन हो, शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो या नॉर्मल लोडिंग की कंडीशन हो, फील्ड करंट अगर ऐसा बह रहा है और वो ऐसा फ्लक्स डेवलप कर रहा है तो आर्मेचर से बहने वाला करंट हमेशा उसके अपोजिटिव फ्लक्स डेवलप करेगा। मतलब आर्मेचर करंट के एग्जैक्टली 180 डिग्री पर आप फील्ड एक्साइटेशन ड्रॉ करते हैं, वो वाला जो लोड बैलेंसिंग इफेक्ट क्रिएट करता है या आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट करता है। बेटा ये ओपन सर्किट कंडीशन का है। इस ओपन सर्किट कंडीशन में फील्ड एक्साइटेशन जो IF1 का हमने दिया और उसने जो भी फ्लक्स डेवलप किया उसकी उस फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ की वजह से हमें आर्मेचर वाइंडिंग में E डैश EMF मिला है। तो ये E डैश अपने कारण से 90 डिग्री लैगिंग पे रहेगा, तो इसका कारण है IF1 इंटू NF, उससे 90 डिग्री पीछे मैं बनाऊंगी E डैश। फिर जब हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया या लोडिंग कर दी तो जो भी आर्मेचर करंट बहने लगा
और आर्मेचर रिएक्शन होने लगी तो ये आर्मेचर रिएक्शन जो आर्मेचर एम्पियर टर्न्स है और रोटर एम्पियर टर्न्स है वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो ये आर्मेचर एम्पियर टर्न्स मैं बोल सकती हूँ और ये रोटर एम्पियर टर्न्स है तो ये इसको 180 डिग्री से अपोज करेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ शुरू से, जब से मैंने आपको डिफरेंट टाइप के वोल्टेज ड्रॉप्स बताए थे सिंक्रोनस जनरेटर में बेटा। तो और साथ में एमएमएफ मेथड में भी मैंने बताया कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्या होता है आई और IF2 में। तो अब ये IF2 इससे 180 डिग्री पीछे बनाया, IF1 VT से या E' से 90 डिग्री पर बनाया, VT और I के बीच का एंगल फाई है। तो इन दोनों का के बीच का एंगल जो होगा वो 180 माइनस 90 माइनस फाई होगा, मतलब ये वाला एंगल जो मिलेगा वो 90 माइनस फाई मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। और ये जो मैंने पूरा पैरेललोग्राम बनाया है इसको एनलार्ज करके यहाँ पर बनाया है, सिर्फ MMFs बनाए हैं और तीनों MMFs IF1 इंटू NF नंबर ऑफ टर्न्स फील्ड वाइंडिंग के, IF इंटू नंबर ऑफ टर्न्स NF, IF2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स NF। तो ये तीनों करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स करंट इंटू, और सेम नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैं तीनों फेजर्स को NF से डिवाइड कर दे रही तो मुझे सिर्फ करंट 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 मिल जाएंगे। एंड दिस इज नॉट मैथमेटिकली रॉन्ग एट ऑल। तो ये IF1 का फेजर है, IF2 का फेजर है, तो इन दोनों का जब मैं फेजर सम करूंगी पैरेललोग्राम लॉ से तो मुझे टोटल सम जो मिलने वाला है वो IF इतना मिलेगा। अब मुझे टोटल फेजर सम, और ये फेजर सम इन दोनों का और कुछ नहीं है, वो ये फेजर सम, ये टोटल आर्मेचर, ये टोटल फील्ड एक्साइटेशन मुझे दे देगा EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस आर्मेचर वाइंडिंग। और इसमें से कुछ एनर्जी जाएगी टर्मिनल पर वोल्टेज डेवलप करने में और कुछ एनर्जी जाएगी आर्मेचर रिएक्शन को बैलेंस आउट करने में या कंपनसेट करने में। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पर मैं मैथमेटिकली लगाऊंगी तो ये P है, ये Q है, तो R रिजल्टेंट IF है इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो IF1 स्क्वायर प्लस IF2 स्क्वायर प्लस 2 IF1 IF2 और एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम जो कि 90 माइनस फाइव है तो कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव यहाँ रख दूंगी। IF1 37.5 का स्क्वायर, IF2 स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 37.5 इंटू 22 इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव, और फाइव की वैल्यू यहाँ से निकाल ली क्योंकि मुझे मालूम है कॉस 5.8 है तो 36.87 निकल गई फाइव की वैल्यू। तो IF इज इक्वल टू सारी वैल्यूज रख दी, अल्टीमेटली मुझे IF की वैल्यू 53.67 एम्पियर्स मिल रहा है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये मैं देख रही हूँ 53.67 पर मुझे कितना वोल्टेज मिल रहा है 7700। वही मैंने यहाँ लिख कर रखा है, मैंने ग्राफ से नहीं बनाया। आप ग्राफ से इस प्लॉट को बनाएंगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। हाँ, इसकी रीडिंग्स नहीं है, ये अंदाज से बना है, पर दिस इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द रीडिंग्स। बोर्ड पर रफली ड्रॉ करने में भी मैं इसको परफेक्ट मान के चल रही हूँ। और ये 7700 वोल्ट्स मिला मुझे, किसके करस्पॉन्डिंग 53.67। तो यहाँ IF कितना मिला 53, ये IF मिला 53, तो उससे 90 डिग्री पीछे लैगिंगनेस पर मैं क्या बना लूँगी E, जो कि मुझे कितना मिल रहा है मैग्नीट्यूड वाइज 7700 वोल्ट्स। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना आया E माइनस VT अपॉन VT इंटू 100। E की वैल्यू 7700 है, VT की वैल्यू माइनस 6600 है और VT की वैल्यू 6600 रखी, पूरा कैलकुलेट किया तो 67.67% आया वोल्टेज रेगुलेशन का। तो बेटा ये एक्सप्लेनेशन मैंने इतना सारा समझाया है इस प्रॉब्लम का, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड वाला पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको। आज मैंने काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट जो आपकी बनती है वो प्रीवियस MMF मेथड वाले वीडियो को देखने की बनती है। SCC वाला जो वीडियो है समझाया था मैंने थ्योरी, वो OCC जो समझाया था वो, दोनों के इंटरवेंशन से जो भी मैंने विड्रॉ किया OCC और SCC का उसको यूज़ करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन, उसके भी वीडियोज़ है, वो सब आप देखिएगा, तब आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे परफेक्टली, आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। इससे आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ज़्यादा आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डेप्थ में गए होंगे। और मेरी इच्छा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबको क्लियरली समझ में आए,
क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को लेके, और मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को आप समझिए बाय हार्ट, और आसानी से समझ में आ सकता है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।